प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक्स का, यानी अंतिम से यह दूसरा चैप्टर है और एक ही चैप्टर बात्र बचा हुआ है, 7वां चैप्टर। आज भी हम यह वन शॉट में आपका पूरी चैप्टर समाप्त करेंगे। कोई देरी ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज वैश्वीकरण क्या है। बहुत सुंदर से पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण क्यों लागू हुआ, इससे क्या प्रभाव पड़ा और वैश्वीकरण कहते किसको है, इसको हम इसका 3 अंग है, वह सब कुछ बताएंगे। देरी ना करते हुए हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर पर और जाएंगे। उससे पहले कुछ शब्द अच्छा सा सुन लीजिए। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आपके अंदर आत्मविश्वास है न, तो समझिए कि आपको 50 से 70% आप 100% सफल हो जाएंगे। समझ गए? 30% आपका मेहनत काम करेगा। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। सपनों को पाने को चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर, बस खुद पर विश्वास रखें। यदि आप पर विश्वास है तो जरूर ही आपको सफलता मिलेगा। जरूर ही प्यारे बच्चों आपको बिहार में टॉपर आएंगे, बशर्ते आप एकाग्रता होकर ये कोई भी चीज पढ़े। तो मैंने तो सब चीज वन शॉट में लाया है और वन शॉट में ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा हूं। आप विश्वास रखिए, हम जितना क्वेश्चन बताते हैं, जितना टॉपिक पर बताते हैं, उससे ही सारा सवाल रहेगा। 80% सवाल लगभग यहीं से रहेगा, यह मैं गारंटी लेता हूं। आपको बनाना है 50% सवाल, क्योंकि सब कुछ चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब आधा ही बनाना पड़ता है। समझ गए? एसएसटी में तो आप जान रहे हैं 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 40 ही बनाना पड़ता है। तो वह आपको ऑप्शन रहता है और आपको बनाना है आधे। तो आपको टॉपर करने से मतलब है पूरा कोई भी विषय के विशेषज्ञ भी नहीं बनना है। इसलिए सारा विषय का ज्ञान थोड़ा थोड़ा आपको रखना है, पूरा आत्मविश्वास के साथ कि मैं टॉपर बनूंगा तो बनूंगा। समझिए? तो देरी ना करते हुए आते हैं चैप्टर पर। कहते हैं चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम लोग पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश होता है ग्लोबलाइजेशन, 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 ग्लोबलाइजेशन। तो ठीक है, तो हम यहाँ देखिए लिखे हैं कि 1991 में आर्थिक सुधार। देखिए यह जो वैश्वीकरण कब आया यह समझिए। 1991 में भारत की बात करें, यह एक तरह का भारत में बहुत अर्थव्यवस्था चरमरा गया था। इसलिए भारत सरकार ने एक नियम लाया, एक व्यवस्था किया वैश्वीकरण के। वैश्वीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश होता है ग्लोबलाइजेशन। यह 1991 में आर्थिक सुधार के लिए लाया था। इससे पहले चैप्टर भी हम बताए थे आर्थिक सुधार क्या है, इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि सुधार क्या होता है, यह सब बहुत सुंदर से हम लोग पढ़े थे। और यह भी समझिए आर्थिक सुधार मतलब कैसे अर्थव्यवस्था का सुधार होगा। इसलिए भारत सरकार ने यह 1991 में वैश्वीकरण लाया और वैश्वीकरण के 3 अंग था, यानी एलपीजी कह सकते हैं, एलपीजी कह सकते हैं। यह 3 अंग यानी उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। यह एलपीजी हुआ। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। यह आर्थिक सुधार का 3 अंग है। यही तीनों चीज को हम लोग पढ़ेंगे। भारत में कैसे लागू हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बस आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। छोटा ही चैप्टर है, कोई विशेष नहीं है। तो कहते हैं 1991 में आर्थिक सुधारों में से ये 3 को शामिल किया गया। आर्थिक सुधार में कौन कौन चीज को शामिल किया गया? तो आप कहिएगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उसमें 3 तत्व जो शामिल किया गया था, क्या क्या था? तो आप आराम से याद कर सकते हैं, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत सुंदर से आप याद रख सकते हैं। अब आप समझिएगा कि सर ये वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, यह सब हम अब पढ़ेंगे। उसके बाद ही आगे कुछ पढ़ेंगे। तो वही लिखे हैं वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। कहेंगे देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण। देखिए देश का अर्थव्यवस्था जो है वह विश्व के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण करता है। अर्थव्यवस्था क्या है तो हम पहला चैप्टर में ही पढ़ाए हैं। हम आपको बहुत सुंदर से अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा है। अगर वह डिटेल्स में
हम बताते रहे तो यह चैप्टर भी बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी 2 घंटा का हो जाएगा, तो आपको बोरिंग महसूस होगा। इसलिए नहीं देखे हैं तो पहला चैप्टर जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जाकर देख लेंगे। तो एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अलग अलग देशों के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, मतलब एक देश अपना अर्थव्यवस्था और पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं तो हम लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी वैश्वीकरण कहते हैं, जिसमें बिना किसी प्रतिबंध को पूंजी और तकनीक का प्रवाह बिना रुकावट को कहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण लाने का मतलब हुआ कि कोई भी देश भारत में आकर अपना कंपनी खोल सकता है, व्यापार कर सकता है, यहाँ कोई फैक्ट्री लगा सकता है। आप समझिए फैक्ट्री लगाएगा तो वो अपन तकनीक लाएगा, जिसके पास कोई तकनीक होगा तभी ना कोई फैक्ट्री लगाएगा। चप्पल बनाने की तकनीक होगा चप्पल फैक्ट्री लगाएगा, कपड़ा बनाने का फैक्ट्री तकनीक होगा तो वह अपना तकनीक का प्रवाह बिना रुकावट, वह अपना तकनीक का प्रयोग कर सकता है बिना किसी की रुकावट के। तो भारत सरकार ने कह दिया 1991 में जो देश को भारत में आना है वो लोग आ सकता है और यहाँ व्यापार कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, कंपनी खोल सकता है, ताकि यहाँ रोजगार और वह अपना तकनीक का आदान प्रदान करने से मतलब अपने एक देश दूसरे देश का अर्थव्यवस्था में साझा करना हुआ। ये समझिए वह अपन तकनीक लाया, रुपया लाया, यहाँ के शर्म लेकर वो अपना कंपनी को आगे बढ़ाया, तो यहाँ का भी फायदा हुआ, उसको भी फायदा हुआ। तो इसमें कुछ लोग बढ़िया भी कहता है, कुछ लोग अच्छा कहता है, वैश्वीकरण यही हुआ। बहुत आसान शब्दों में आपने समझ गया। अब निजीकरण आप लोग समझ लीजिए, किसी निजी क्षेत्र द्वारा पूर्ण रूप से आंशिक रूप से किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व होना निजी क्षेत्र में। देखिए निजी क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप कहिए या थोड़ा सा कहिए, पूरे कहिए या थोड़ा सा कहिए, सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व यानी मालिकाना हक प्राप्त करना। जैसे अभी रेलवे बेच देगा, कोई कंपनी चलाएगा तो वह निजी क्षेत्र के स्वामी हक हो जाएगा, यानी वह निजी क्षेत्र मालिक हो जाएगा। तो इसे गैर सरकारी भी कहा जाता है, जैसे मॉल इत्यादि कह सकते हैं, जैसे मॉल इत्यादि कह सकते हैं, समझ गए। तो जैसे मॉल कौन सी है, जैसे पीएम मॉल, भी मॉल, स्टाइल बाजार, यह सब क्या है, आपका सब निजी क्षेत्रीकरण है, यह सब क्या है, निजीकरण है, समझ गए। उदारीकरण क्या होता है, उद्योगों को स्थापित करते समय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का लचीला बनाना ही उदारीकरण कहता है। जैसे लाइसेंस, देखिए इसका मतलब आपको समझना होगा, जैसे कोई भी देश चाहेगा भारत में अपना उद्योग बनाने के लिए कपड़ा उद्योग लगाना चाहेगा, तो कपड़ा उद्योग जैसे लगाना चाहेगा, अगर उसके लिए नियम पूरा टाइट रखेगा तो वह लगा पाएगा कि नहीं आपको इतना जीएसटी देना पड़ेगा, यहाँ कुछ आप बेच नहीं सकते हैं बिना परमिशन के, यहाँ नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर सकते, टाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ मजदूर नहीं रख सकते हैं, तो वह सरकार कोई आएगा नहीं आएगा। इसलिए उदारीकरण लाया कि कोई भी विदेशी यहाँ आकर कब कोई भी उद्योग लगाएगा तो सरकार उस पर लचीला देगा, कानून में छूट देगा, नियमों में छूट देगा, यानी लाइसेंस उसको आसानी से प्रदान करा देगा कि आप आराम से अपना यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। उसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। यानी यहाँ 3 तत्व का मतलब आप समझ लीजिए, 1991 में जो 3 तत्व लाया गया वैश्वीकरण के थ्रू, यानी उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किया गया था। समझिए इतना बात। मॉल सेवा क्या है, तभी हम मॉल की चर्चा किए। तो मॉल सेवा क्या है, ऐसे बाजार जिसमें एक छत के नीचे मनुष्य की उपभोग की सारी छोटी बड़ी सब वस्तु उपलब्ध होती है, उसे मॉल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ छोड़िए। देखिए मॉल किसे कहेंगे, जिसमें एक दुकान में मनुष्य की सारी उपयोग की वस्तु, जैसे आप स्टाइल बाजार में जाइए, भी मार्क में जाइए, तो उसमें आपका पेंट, शर्ट, गंजी, लुंगी, जंगिया, जितना भी चीज है, जैसे बर्तन, जो भी चाहिए आपका सारा चीज मिल जाता है, उसी को हम मॉल कहते हैं, एक छत के नीचे। तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य निम्नलिखित अंग हैं, वह याद रखेंगे। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, 5 अंग हैं। हम यहाँ आप कहिएगा सर आपने 3 अंग बताए वैश्वीकरण के, यह भैया आर्थिक सुधार का 3 अंग है। यह क्या है, 3 अंग है आर्थिक सुधार करने के लिए। अब हम एक केवल ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कितना अंग है, 5 अंग है, वह भी हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए कौन कौन अंग है वैश्वीकरण का अंग, तो यह देखिए, एक है व्यवसायिक और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। 1 2 3 देखिए 5 अंग लिखा हुआ है, पूरे 5 अंग पढ़िए। तो व्यापार के अवरोधक
को कम करना ताकि वस्तुओं को सेवाओं का बेरोक टोक आदान प्रदान हो सके, अर्थात विदेशी कंपनी भारतीय बाजार में अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं मुक्त रूप से बेच सकती है और इसी प्रकार भारतीय कंपनी विदेशों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं बेच सकती है। यानी व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, मतलब व्यवसाय में कोई भी अवरोध की कमी हो गया, मतलब कोई अवरोध बेरोक टोक भारत की कंपनी विदेश में बेच सकता है, विदेशी कंपनी भारत में जाकर बेच सकता है। यह वैश्वीकरण का प्रमुख यानी वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। तो 5 मुख्य अंग में से यह है अवरोधों की कमी, व्यापार में अवरोधों की कमी। दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। अब कोई भी पूंजी का निर्बाध नहीं होगा, जब यह फैक्ट्री खोलेगा तो पूंजी तो लाइवे करेगा। ऐसी वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके, अर्थात विदेशी पूंजीपति अब भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूंजीपति विदेश में निवेश करते हैं। पूंजी का निर्बाध प्रभाव, पूंजी का कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां 10 करोड़ लगाना चाहते हैं भारत में लगा सकते हैं, भारत का आदमी अमेरिका में जाकर 50 करोड़ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, एकदम निर्बाध रूप से आप लगा सकते हैं। दूसरा अंग हुआ विश्वीकरण का। तीसरा अंग है विश्वीकरण का प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रयोग। प्रौद्योगिकी मतलब आईटी के क्षेत्र में ऐसे वातावरण कायम करना कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध या बिना बाधा के प्रवाह हो सके, अर्थात हम बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी देश में प्रौद्योगिकी आयात कर सकते हैं। बिना कोई आयात मतलब होता है कोई चीज लाना, दूसरे देश से भारत में लाना, और निर्यात मतलब होता है भारत से दूसरे देश को बेचना। यानी क्रय करना आयात कहलाता है, विक्रय करना निर्यात कहलाता है। इतना बात याद रखेंगे। चौथा कह सकते हैं श्रम का निर्बाध प्रवाह। ऐसे वातावरण कायम करना कि विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रयोग हो सके। तब उसी समय 1991 में ही पूरे विश्व में लोग जाकर मजदूर करने लगे। इन्हें श्रम का प्रवाह बिना रोक टोक के आप विदेश में जाकर काम कर सकते हैं, विदेशी आदमी आकर भारत में काम कर सकता है। और पंचमा और अंतिम कहिएगा पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। पूंजी के पूर्ण परिवर्तनशीलता भी वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है। समझ गए? वह पूर्ण परिवर्तन, आप पूंजी कम रख सकते हैं, पूंजी बढ़ा सकते हैं, पूंजी कमा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यह सब स्वतंत्रता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी को कहते हैं, देखिए यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं तो लिखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी को कहा जाता है जिसका उत्पादन के क्षेत्र के नियंत्रण एवं स्वामित्व एक से अधिक देशों में होता है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी केकरा कहेंगे, जिस कंपनी का आयात और निर्यात यानी उत्पादन क्षेत्र या स्वामित्व या नियंत्रण पूरे विश्व में हो, यानी एक से अधिक देशों में हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। जैसे टाटा, रिलायंस, यह विश्व में भी है, वीवो, ओप्पो, यह सब अपना देश का नहीं है, यह अपना देश में बिक रहा है। समझ गए? यह सब याद रखेंगे आप। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो क्या क्या निभा रही है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य प्रणाली, यह देखिए बहुत बड़ा भूमिका निभा रही है। यदि बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर नहीं रहेगा तो क्या दूसरा देश में जब भी व्यापार नहीं करेगा, दूसरा देश में अभी बताया है कि ये वैसी कंपनी जिसका उत्पादन या मालिकाना हक नियंत्रण एक से अधिक देशों में हो, तो जब दूसरा देश में होगा तब ना हम वैश्वीकरण कहेंगे। तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का तो महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्य प्रणाली पहले देख लीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी कई छोटे कंपनियों के अपने साथ जोड़ कर रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल और एवं अन्य संसाधन मिले हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, डाबर कंपनी वस्तु का उत्पादन सस्ती भूमि एवं श्रम की उपलब्धता के कारण नेपाल में भी
करती है। नेपाल में क्यों करती है? देखिए, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी का कार्य प्रणाली क्या होता है, जहां हमको अधिक लाभ हो, अच्छा कम पैसा में मजदूर मिल जाए और सस्ता कच्चा माल मिल जाए, वहां कोई कंपनी लगाना चाहता है, नहीं तो इसे लगाएगा कोई नहीं लगाएगा। दूसरा कह सकते हैं भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों पर चयन करके बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी लागत मूल्य को लागत मूल्य को काफी हद तक कम करती है, लागत मूल्य को काफी हद तक कम करने में सफल होती है। इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना कारोबार विश्व स्तर पर चलाती है और लाभ कमाती है। और चौथा इसका कार्य देख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी एवं छोटे कंपनियों को खरीद लेती है और उसके बाद उत्पादन का प्रचार करती है। जैसे पार्ले समूह के थम्स अप, समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला, समूह को कौन खरीद लिया? थम्स अप कोका कोला जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ने खरीदा, बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया? खरीद लिया है। इतना बात याद रखेंगे। जैसे में यह पार्ले कंपनी को कौन खरीद लिया? थम्स अप ब्रांड के कोका कोला, थम्स अप ब्रांड के कोका कोला ने खरीद लिया। यह सब होते रहता है, छोटे छोटे कंपनियों को खरीद लेता है बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो जिसका विश्व में अपना स्वामित्व है तो खरीदवे न करेगा। वैश्वीकरण एवं बाजार का एकीकरण, वैश्वीकरण एवं बाजार का एकीकरण क्या होता है यह समझ लिए। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करती है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार का दायरा बढ़ा है। विदेशी व्यापार उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर निकालकर दूसरे देशों को बाजार में पहुंचाने एवं विदेशी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार दुनिया के देशों में बाजार को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करती है। तो कहेगा वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण बाजारों के एकीकरण में आप क्या घनिष्ठता संबंध है? तो बहुत ज्यादा संबंध। वैश्वीकरण आने से कि जब विश्व का लोग यहाँ भारत में आया, भारत का लोग विश्व में गया, तो एक दूसरे से एकीकरण भी हुआ, एकता का भाव हुआ और प्रतिस्पर्धा का अवसर भी प्राप्त हुआ। जब एक ही कंपनी रहता था तो कोई कंपटीशन नहीं होता था, मनमाना होता था। अभी बहुत सारा कंपनी हो गया है तो सब में कंपटीशन है, वह 10 रुपया कम देगा तो वह भी 10 रुपया कम देगा, तो इसमें आम जन को फायदा हो जाता है। समझ गए? तो वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले कारक कौन कौन सी है? आप कहेगा वैश्वीकरण को आप कैसे संभव बना सकते हैं, इसका क्या क्या कारक हो सकता है, तो वह लिख सकते हैं। आज हम ऐसे प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं जब समय एवं स्थान की दूरियां सिमट गई है और दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। दुनिया क्या बन गई है? वैश्विक गांव बन गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में जो है पूरा गांव गांव में विश्व का कंपनी फैल गया है। समझ गए? इसलिए वैश्विक गांव बन गया है। यातायात व दूरसंचार के क्षेत्र में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति ने भौगोलिक दूरियों को पार करने में न सिर्फ समय का कम कर दिया है बल्कि खर्च भी घटा दिया गया है। आप जानते हैं पहले दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आप देखेंगे, अगर जियो नहीं आया था तो आप 1 रुपया में 1 मिनट कॉल होता था, मिस कॉल लोग करता था। अभी तो फ्री कर दिया है लगभग सब कंपनी, तो उसी प्रकार से कुछ खर्च भी घटा है। तो परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। अब माल ढोने के लिए कंटेनरों का उपयोग किया जाता है, जिसमें माल की ढुलाई लागत में कमी आई है। इसी प्रकार रेल हवाई यात्रा के लागत में गिरावट आई है, जिससे वायु मार्ग से अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। समझ गए? यह देखिए प्राइवेटीकरण आने से और बहुत सारा कंपनी आने से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बढ़ता है और वह आम जन को फायदा हो जाता है। ठीक है? यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी में दूरसंचार विरोधी सुविधाएं जैसे टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत संपर्क बना सकते हैं। इससे संचार उपग्रह में काफी मदद किया गया है। आज कंप्यूटर का प्रवेश घर घर में हो रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आज इंटरनेट की दुनिया है, जहां हम जो चाहते हैं घर के कोनों में बैठे बैठे दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के
के माध्यम से, यह सब आपको पहले नहीं था। दूसरा आप पढ़ सकते हैं विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। विदेशी निवेश का उदारीकरण क्या है, छूट क्या है, तो अपनी योजना के शुरू के वर्ष में भारत ने अपनी यहाँ विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन 1991 में आयात निर्यात बेरोक टोक किया गया जाने लगा था। विदेशी कंपनी यहाँ पर अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती है। अवरोधों के हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण का नाम दिया गया है। यह तो हम पढ़े हैं। देखते हैं, जब शुरू में जब भारत आजाद हुआ था, कंपनी के कारण ही भारत गुलाम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के, सिर्फ उसको बंद किया था, बहुत सारा कंपनी तो था ही, और यह नियम लाया गया था कि भारत में कोई भी नया कंपनी नहीं आएगा। लेकिन भारत की स्थिति खराब हो गया था, आर्थिक सुधार के लिए यह उदारीकरण का नीति लाया गया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का नियम लाया गया कि यहाँ भी कंपनी आएगा, बेरोक टोक यहाँ सामान खरीद बिक्री कर सकता है। समझ गए। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी WTO क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समझिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जनवरी 1995 में हुआ। याद रखेंगे मेरे प्यारे जो बच्चों, भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लचीला बनाना है, आसान बनाना। लचीला मतलब आसान बनाना है। वर्तमान में 149 देशों विश्व व्यापार संगठन यानी 2006 के सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन 2006 का सदस्य हो गया है, समझ गए। या 95 में स्थापना हुआ था, 2006 में इसका डेवलप हुआ था। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो कहेगा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा। 2006 में भी WTO के साथ कितना देश शामिल थे, सदस्य थे, 149। कब स्थापना हुआ, 1995 में। देखिए, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देती है और इसीलिए इसको स्थापना किया गया है। या इससे आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, आप लोग बहुत सुंदर से याद कर सकते हैं। WTO की स्थापना 1995 में और WTO में सदस्य देश 2006 में 195 हो गया है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। समझ गए। यह क्या करता है, देशों के मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, विभिन्न देशों के यानी सभी देशों के। ठीक है। आगे आइए, भारत में वैश्वीकरण क्यों, भारत में वैश्वीकरण क्यों लाया गया, इसका कुछ तो कारण होगा, हम यही पढ़ने वाले हैं। विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार की नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अतिशय आवश्यकता है। देखिए, वैश्वीकरण भारत इसलिए लाया, यहाँ की नए नए तकनीकी न सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT के क्षेत्र में और ज्ञान की अतिशय आवश्यकता है, आवश्यक था, क्योंकि भारत को विकास हो सके, ताकि भारत में डेवलप हो सके। इसके साथ ही जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसके कारण उत्पादन की सस्ते साधनों को उपलब्धता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण दुनिया के सभी देशों की जगह भारत पर है। देशों की निगाह या नजर भारत पर है। ऐसी स्थिति में देश के आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी के आकर्षण करने के लिए विश्व व्यापार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तु को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर भारत में वैश्वीकरण क्यों लाया, भारत में वैश्वीकरण इसलिए लाया कि यह जो है यहाँ की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी IT के क्षेत्र में और यहाँ तकनीकी के क्षेत्र में कमी था, जो कि उसको लाना जरूरी था। यहाँ जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी विश्व के लोग चाहता था कि यहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो चाहता था कि यह बहुत बाजार है, अगर वहाँ कोई भी कंपनी खोला जाए तो जहाँ जनसंख्या रहेगा वहाँ ही नहीं ज्यादा सामान बिकेगा, क्योंकि यहाँ तो इसलिए पूरे विश्व में यह वैश्वीकरण भारत में लाना पड़ा और
और तब देश अपना प्रगति की ओर बढ़ा। यह जरूरी भी था। तो हम कहेंगे वैश्वीकरण के समर्थन में भारत वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देता है। भारत कौन कौन तर्क देता है वैश्वीकरण के समर्थन में? प्रत्यक्ष विदेश, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। समझ गए, वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहन होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों में अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। देखिए, यह वैश्वीकरण के समर्थन में, या कह सकते हैं भारत में वैश्वीकरण क्यों आया, तो इसलिए भी कह सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहां लोग कर सके। विदेशी पूंजी आएगा तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था सुधार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां का लोग ही उसमें नौकरी करेगा, वहां से पैसा भलो ले आएगा, मजदूर भी ले आएगा नहीं ले आएगा, सामान भी तो कंपटीशन होगा। यह कंपनी खुलेगा तो भारतीय कंपनी चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वह मनमाने जो कर रहा था वह तो बंद होगा। और दूसरा क्या होगा? प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगा, यानी कंपटीशन, इंक्रीज इन कंपटीशन पावर। देखिए, वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों में प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को त्वरित विकास होगा। जब कंपटीशन होगा तो त्वरित विकास होगा, लोग सस्ता में माल खरीदेगा। नई प्रौद्योगिकी की प्रयोग में सहायक, यानी फैसिलिटी न्यू टेक्नोलॉजी। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी को प्रयोग में सहायता प्रदान करे। माने जो विकसित देश है, अमेरिका, लंदन, इजराइल, यह सब जो भी विकसित देश है, तो वह सब देश यहाँ आएगा तकनीक लेकर, तो भारत में भी नई तकनीक का प्रयोग होगा, तो यह भी विकास होगा। समझ गए? तो इसलिए वैश्वीकरण का समर्थन किया भारत ने। ठीक है, तो अच्छी उपभोक्ता भी मिलेगा यहाँ, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं को सापेक्षता कम कीमत पर प्राप्त करने की योग्य बनाता है। नए बाजार तक पहुंच, वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उत्पादन के स्तर को बढ़ाना, यानी इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वैश्वीकरण के द्वारा उन्नत मशीन तथा तकनीकी का प्रयोग से उत्पादन के स्तर में उठाया जा सकता है, उत्पादन ज्यादा हो सकता है। बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों से संपर्क आने पर बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में कुशल में सुधार होगा। वित्तीय यानी बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार होगा, विश्व की तकनीक आएगा तो। मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास होगा, यानी शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण वैश्वीकरण के प्रमुख घटक है। इससे हमारे मानव विकास की बढ़ावा मिलेगा। ये अगर क्षमता भी विकास होगा, यहाँ शिक्षा भी विकास होगा, अगर वहां का तकनीक आएगा तो। बात यह समझे आप। अब बहुत छोटा सा बड़ा बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव यह हम देख लेंगे और नकारात्मक प्रभाव, बस आपका समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं बचा हुआ, आप 3 स्लाइड बचा हुआ, आपका पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत छोटा चैप्टर है, यह आधा घंटा में हम चैप्टर समाप्त कर दिए। एक बात समझ रहे हैं, कितना आसान चैप्टर है। आप इसी को लोग 1.5 घंटा 2 घंटा बता रहा, भैया 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, हम गारंटी लूंगा कि आपको 90% याद हो जाएगा। अगर 1.5 घंटा का लोग वीडियो बनाता है ना, मेरा एक ही वीडियो 3 बार देख लीजिए तो 100% आपको समझ में क्या। और एक बार लिख लीजिए तो आप लिख सकते हैं, आपको इससे 5 से 8 नंबर तक इससे सवाल आएगा, समझ लीजिए। इतने हो छोटा सा चैप्टर में, ये छठा चैप्टर से समझ जाइए। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ? वैश्वीकरण के कारण बिहार में आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। बिहार की शक्ति के साधन के रूप में बिजली पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी सड़क आदि का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है तथा कानून की व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। यह वैश्वीकरण के ही देन है कि सरकार एवं नागरिकों के राज्य में आपराधिक संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी एक संदर्भ में कहा था कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? अगर देश की प्रगति चाहिए तो बिहार का प्रगति करना अनिवार्य है, तभी देश प्रगति होगा। तो यह भी सही बात कहा है। क्यों कहा है? कई बार हमने बताए थे आपको। तब ये वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर
न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े बल्कि इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव पड़े। तो हम पहले सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण में बिहार के जनजीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा उसको विवरण दे तो आप यही चीज लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, देश के तरह बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर भी वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा जो निम्नलिखित है, और नकारात्मक प्रभाव का इधर है। तो दोनों चीज पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर समाप्त। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ, वैश्वीकरण आने से निर्यातों में वृद्धि हुआ। अब कहिए कृषि उत्पादन में कैसे बढ़ा? भैया विदेश से लोग आया, यहाँ कृषि प्रधान देश है तो लोग बहुत सा फैक्ट्री लगाया ट्रैक्टर के लिए, कैसे कैसे बहुत सा कृषि यांत्रिक लाया, कृषि करने वाला मशीन लाया, जिससे यहाँ भारत में उसका चला भी, जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। निर्यात में वृद्धि हुआ, जब कृषि उत्पादन होने लगा ज्यादा तो यहाँ से निर्यात भी होने लगा, कृषि संबंधी जो है गेहूं चावल यह सब समझ गए। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्राप्ति, शुद्ध एवं राज्य घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं का भी वृद्धि हुआ, अपलेख हुआ है कि वस्तुओं सिर्फ लिखिएगा काफी है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुआ, वैश्वीकरण आने से कंपनी लगा तो लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनी एवं बीमा कंपनी का आगमन हुआ, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ आया। और नकारात्मक, ये तो अच्छा एक अच्छा प्रभाव था। और क्या नकारात्मक प्रभाव बड़ा? कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की अपेक्षा हो गई। जो यहाँ छोटे छोटे उद्योग था कृषि आधारित वो सब बंद हो गया। कुटीर एवं लघु उद्योग विपरीत प्रभाव, ये सब छोटका छोटका जो कुटीर और लघु उद्योग छोटे उद्योग को कहते समाप्त हो गया। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा, यह सब बंद होने से। आधारभूत संरचना को कम विकास के कारण कम निवेश हुआ, आधारभूत संरचना जैसे हुआ उसमें कम विकास हो गया जिसके कारण कम निवेश हुआ। यह सब नेगेटिव प्रभाव था, नेगेटिव इंपैक्ट था, यह सब याद रखेंगे। अब देखिए, जो सकारात्मक प्रभाव यह है, नेगेटिव प्रभाव यह है, कम से कम दो आपको याद रखना है, बहुत सुंदर से लिख देना है। अगर दीर्घोत्तरीय पूछे तो यह कम से कम 5 आपको याद रखना है, बहुत आसान से याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा। इसी के साथ यह आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हम यह वीडियो भी समाप्त करते हैं और अंतिम चैप्टर बहुत जल्द आपका अगला वीडियो में आएगा। और इसी के साथ जय हिंद।